आज के लेक्चर में बेटे हम आपकी फिजियोलॉजी की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर में आप लोग सेल के बारे में पढ़ोगे और आप देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं, उनकी क्या शेप होती है और उसका क्या फंक्शन होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बट ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम सेल का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले चीज़ जो हम देखेंगे वो है डेफिनेशन। सेल की डेफिनेशन अगर हम लिखें तो वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब भी हम बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर लाइफ की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे होते हैं। तो सेल को जब हम डिफाइन करते हैं तो इट मीन्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का जो सबसे स्मॉलर यूनिट है वो सेल है। अगर फॉर एग्जांपल हम लिवर एक ऑर्गन ले रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, या स्टमक की एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टमक को बनाने वाला सबसे जो स्मॉलर यूनिट है वो सेल है। बहुत से सेल्स मिल के ये ऑर्गन बना रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम कोई फंक्शन देखें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये जो फंक्शन है गैसेस को एक्सचेंज करवाने का, तो ये बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज किसी भी सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन इनहेल की जाती है उसको यूज़ किया जाता है। जो भी फूड इस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करवाया जाता है ऑक्सीजन की हेल्प से और उसको एटीपी में ब्रेक डाउन करवा दिया जाता है। ये एटीपी बेसिकली वो मॉलिक्यूल होता है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि ये जो सेल के अंदर होने वाला फंक्शन है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को डिफाइन करता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जितने भी उसकी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, सबसे स्मॉलर जो यूनिट इन्वॉल्व होता है उसे आप कहते हो ये सेल है। सेल की डेफिनेशन के बाद बेटे अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सबसे मेजर रोल जिस साइंटिस्ट ने प्ले किया था इसकी डिस्कवरी में वो है रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल का जो कॉन्सेप्ट था वो इसी साइंटिस्ट ने दिया था और ये जो साइंटिस्ट था ये कॉक सेल्स के अंदर जो कि डेड वुड होती है, कॉक सेल जो कि डेडवुड के थे उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था और जिस माइक्रोस्कोप के नीचे रॉबर्ट हुक ने इन सेल्स को देखा था वो उसने खुद ही बनाई थी और वो सिंपल सी माइक्रोस्कोप थी। जैसी माइक्रोस्कोप्स अभी आप यूज़ करते हैं वैसी माइक्रोस्कोप उसके पास अवेलेबल नहीं थी। तो जो उसके पास सिंपल माइक्रोस्कोप थी उसी के नीचे जब उसने सेल्स को देखा तो उससे ये जो कॉक सेल्स उस माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आए थे वो हनी कॉम्ब की तरह थे और इस हनीकॉम्ब के अंदर उसे कोई भी ऑर्गेनेली नज़र नहीं आ रहा था। तो इट मीन्स के रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग जो सेल है वो एक एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, इस तरह से सर्कुलर शेप के उसे टाइटली पैक चैम्बर्स नज़र आए थे और इस चैम्बर्स को उसने सेल बोला था। लेकिन ये जो चैम्बर्स उसको नज़र आ रहे थे हनी कॉम्ब की तरह के वो अंदर से खाली थे। लेकिन आपको पता है कि सेल के अंदर तो ऑर्गेनेलिज होते हैं और ये जो ऑर्गेनेलिज से रॉबर्ट हुक को क्यों नहीं नज़र आए? बिकॉज वो जो माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहा था उसकी माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा डिवेलप नहीं थी, उसके पास अच्छे लेंसेज नहीं थे जिसकी वजह से वो सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलिज को देख सकता। तो इसलिए उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी वो यही थी कि सेल इज एम्प्टी स्पेस, कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होता है। वाइल रॉबर्ट हुक की जो डिस्कवरी थी इसको रिजेक्ट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन जिस ईयर के अंदर वर्क कर रहा था वो ईयर था 1831।
वाइल रॉबर्ट हुक ने जिस ईयर के अंदर अपनी डिस्कवरी बताई थी वो 1665 था। तो इट मीन्स कि 1665 से लेके 1831 तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमारे लैब ऑपरेटर्स के अंदर हो चुकी थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो यूज़ की थी माइक्रोस्कोप, वो रॉबर्ट हुक के कंपैरिजन में ज़्यादा डिवेलप्ड थी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ये बोला था कि सेल इज़ नॉट एम्प्टी स्पेस, ओके, सेल इज़ नॉट एम्प्टी स्पेस। तो इट मीन्स के रॉबर्ट ब्राउन के अकॉर्डिंग सेल के अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए, और जो चीज़ रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर की थी वो था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये इंशाल्लाह जब हम आगे ऑर्गेनाइज का डिटेल पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अभी जस्ट हम डिस्कवरी देख रहे हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी दी थी। तो रॉबर्ट हुक के अकॉर्डिंग सेल एक एम्प्टी स्पेस था, और ये कब वर्क कर रहा था, 1665 में। और इसकी रीज़न क्या थी कि जब उसने स्टडी किया था तो लैब ऑपरेटर्स इतने ज़्यादा डिस्कवर नहीं थे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, और उसके जो लेंसेज थे वो रॉबर्ट ब्राउन के अकॉर्डिंग लेस डेवलप थे। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन जब डिस्कवरी अपनी कर रहा था 1831 में, तो उसे अच्छे लेंसेज अवेलेबल होने की वजह से उसने बोला कि सेल इज़ नॉट एम्प्टी स्पेस, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। वाइल अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक सेल इज़ एम्प्टी स्पेस। दोनों के ईयर्स आपने याद रखने हैं, दोनों के नेम्स और इनकी डिस्कवरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज़ अगर हम साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे ऐड करें, और वो साइंटिस्ट का नेम है शिलीडन एंड शवान। बट शिलीडन एंड शवान को डिस्कस करने से पहले एक और साइंटिस्ट है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। इसने बेसिकली क्या किया था कि फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, ये तो आपको पता है। लेकिन रॉबर्ट हुक जो सेल डिस्कवर कर रहा था या जो उसने स्टडी किया था, वो सेल बेसिकली डेड था, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था। वाइल एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक की क्या डिस्कवरी है कि इसने सबसे पहले हमें बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इट मीन्स के एक लाइव सेल की अगर हम बात करें कि जो लाइव सेल है, जो जिंदा सेल है, वो किसने डिस्कवर किया था, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को या अलाइव सेल को डिस्कस किया था उसने हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके। सो एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक को स्टडी करने के बाद दो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, शिलीडन एंड शवान, उनको देख लेते हैं। शिलीडन एंड शवान की डिस्कवरी को अगर डिस्कस किया जाए तो शिलीडन सेपरेट साइंटिस्ट था, शवान सेपरेट साइंटिस्ट था। शिलीडन जो था वो बोटैनिस्ट था, जो प्लांट को स्टडी करता था, एंड शवान जोलॉजिस्ट था जो कि एनिमल्स को स्टडी कर रहा था। इन दोनों ने मिलके, शवान एंड शिलीडन, इन दोनों ने मिलके हमें एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं कि ये सेल थ्योरी है। शिलीडन एंड शवान के साथ एक थर्ड साइंटिस्ट है जिसे हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, रोडोल्फ वर्चो। रोडोल्फ वर्चो ने हमें सेल थ्योरी का ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक पास्टुलेट दिया था जिसे हम उसी की ही लैंग्वेज में बताएंगे, ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। ओमिन्स सेलुला ई सेलुला का मीनिंग जो है, अगर हम इसे ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो ये बेसिकली बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। बायोजेनेसिस मीन्स कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी नॉन लिविंग चीज़ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना दे। ठीक है,
तो जितने भी आप सराउंडिंग में देखते हैं, प्लांट्स ही प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स ही एनिमल्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नॉन लिविंग चीज़ जो है वो लिविंग को प्रोड्यूस करवा दे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हो ये बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता रहा है, और ये जो ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट है उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम रोडस वर्चू का डिस्कस कर रहे थे कि उसने सेल थ्योरी के पास्टुलेट्स हमें प्रोवाइड किए थे, और उसका जो पास्टुलेट था वो ओमीन्स सेलुला ई सेलुला था। और इसका मीनिंग क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि नॉन लिविंग से बन जाए। अब हम ये देख लेते हैं कि श्लीडन जो कि एक बोटैनिस्ट था, श्वान जो कि एक जोलॉजिस्ट था, और रोडोल्फ वर्शो जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट था, इन तीनों ने मिलके जो हमें सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए थे, वो सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। श्लीडन, श्वान एंड रोडोल्फ वर्चू ने जो हमें पोस्टुलेट्स दिए थे, अगर उन पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया जाए तो फर्स्ट पोस्टुलेट मेरे बेटे जो उसने बताया था वो ये था, all living organisms are made up of one or more cells. It means के according to first postulate of cell theory, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पास्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी या तो यूनिसेलुलर हैं या फिर वो मल्टी सेलुलर हैं। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप कह रहे हो ये यूनिसेलुलर हैं, यूनि मेरे बेटे जब जहाँ पे भी आप वर्ड यूज़ करते हैं उसका मीनिंग होता है वन, एंड मल्टी आप जहाँ पे भी मीनिंग वर्ड यूज़ करते हैं इसका मीनिंग होता है मैनी। इट मीन्स कि वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रोब्स हो सकते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी बॉडी जस्ट एक सेल की बनी होती है, उसे आप कहते हो ये यूनिसेलुलर है। वाइल ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी के अंदर एक सेल नहीं होता, बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसे आप कहते हो ये मल्टी सेलुलर हैं। अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर मिलियंस की फॉर्म में सेल्स होते हैं, एक सेल नहीं होता। तो मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल में हम ह्यूमंस की एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैन की, बिकॉज इसमें मिलियंस की फॉर्म में सेल्स हैं। वाइल यूनिसेलुलर के केस में अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर में कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम यहाँ पे बैक्टीरिया इंक्लूड कर सकते हैं। बैक्टीरिया की बॉडी जो है वो जस्ट एक ही सेल की बनी होती है, इसलिए आप कहते हो कि बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर के अंदर आल्दो एक ही सेल है लेकिन वो एक सेल उसकी पूरी लाइफ को मेंटेन रखे होता है, जितने भी फंक्शंस होने होते हैं वो एक ही सेल कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे वो फूड से रिलेटेड है, चाहे वो वेस्ट को रिमूव करवाने का प्रोसेस है या गैस को एक्सचेंज करवाने का प्रोसेस है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स कि इनकी पूरी बॉडी के अंदर एक ही सेल है, जिसकी एग्जांपल हमने बैक्टीरिया की देखी। और वो मल्टी सेलुलर अगर हैं तो हम कहते हैं कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेल्स की बनी हुई है, और इसकी एग्जाम्पल हमने किसी भी ह्यूमंस की देखी है। ओके, सो ये फर्स्ट पास्टुलेट था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या तो एक सेल हो सकता है या फिर उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड जो पास्टुलेट अकॉर्डिंग टू श्लीडन, श्वान एंड रोडोल्फ वर्चो जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वही पास्टुलेट है जो पीछे हमने अभी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चाहे स्ट्रक्चर को आप स्टडी कर रहे हो, चाहे आप उसके फंक्शन को स्टडी कर रहे हो, सबसे जो स्मॉलर यूनिट होता है वो सेल का होता है। वाइल जो लास्ट पास्टुलेट है सेल थ्योरी का,
अकॉर्डिंग टू रोडल्फ वर्चो, वो है ओमिन सेलुला ई सेलुला। और इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी जो सेल्स है वो पहले से प्रेजेंट सेल से ही बन सकता है, वो किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और सेल्स आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी अगर वो रिप्रोड्यूस करवाना चाहती है, अपना वो नंबर इंक्रीज करवाना चाहती है, तो वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ही आगे बनाएगी, वो किसी नॉन लिविंग को नहीं बनाती है। ठीक है, तो ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, वो नॉन लिविंग से नहीं बन सकते। जो कि अभी हमने ओमिन सेलुला ई सेलुला रोडल्फ वर्चू का कॉन्सेप्ट देखा था, वो बेसिकली सेल थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट है। डिस्कवरी और डेफिनेशन के बाद एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सेल के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। कंपोनेंट्स मींस के कौन सी ऐसी चीज़ें हैं सेल के अंदर जो कि उसके लिए नेसेसरी हैं, अगर आप इनको निकाल देंगे तो आप उस चीज़ को सेल नहीं कह सकते हो। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब आप सेल को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो सेल है उसमें 3 बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की सबसे आउटर जो बाउंड्री होती है, जो कवर होता है, उसे आप कहते हो ये सेल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस किसी भी सेल की इनर साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंशाल्लाह हम जब इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो तभी पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म किसी भी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के दरमियान जो साइट है उसे आप कहते हो। अगर इन 3 कंपोनेंट्स में से कोई एक कंपोनेंट मिसिंग है तो उसे आप सेल नहीं कह सकते हो। किसी भी चीज़ को सेल कहने के लिए उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए, न्यूक्लियस भी होना चाहिए और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए। अगर कोई एक चीज़ मिसिंग होगी तो आप उसे सेल नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के। इसके अलावा अगर हम टाइप्स की बात करें कि सेल की कितनी टाइप्स होती हैं, तो 2 टाइप्स के सेल्स मेरे बेटे हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज यूकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में यू का मीनिंग है ट्रू एंड कैरियोटिक इज फ्रॉम कैरियोन, कैरियोन का मीनिंग है न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे आप कहते हो ये यूकैरियोटिक सेल है। बेसिकली इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के ऊपर सेगमेंटेशन हुई होती है और ये जो सेगमेंटेशन होती है ये आपके करैक्टर्स को कंट्रोल करती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्किन का कलर है, आपका हेयर कलर है, आपकी हाइट है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका बॉडी का या आपकी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो भी करैक्टर्स होता है वो करैक्टर ये जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है ये आपका हेयर कलर अगर कंट्रोल कर रहा है तो ये आपकी स्किन कलर को नहीं कर सकता। अगर ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन आपकी हाइट को कंट्रोल कर रहा है तो ये आपकी इंटेलिजेंस को नहीं कर सकता। तो जो भी पोर्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल ये एक थ्रेड है और यहाँ पे मैंने ये 4 सेगमेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, हाइट को, ये स्किन कलर को और ये हेयर कलर को। तो हर एक जो सेगमेंट है वो अपने स्पेसिफिक करैक्टर को ही कंट्रोल करता है, वो किसी और के करैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये वाला जो एक पार्टीशन है, जो सेगमेंट हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, इस सेगमेंट को आप कहते हो ये एक जीन है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे आप कहते हो ये डीएनए है।
उस सेगमेंट को, जो सेगमेंट हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसे आप जीन कह रहे हो। ये सेगमेंटेशन किसके ऊपर होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे आप डीएनए कहते हो, और ये डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे भी आप न्यूक्लियस की बात करेंगे ये आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जेनेटिक करैक्टर्स मीन्स कि ये आपकी जीन्स को कंट्रोल कर रहा है। जीन्स मीन्स कि ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं उसे कंट्रोल कर रहा है। अगर जीन के अंदर कोई भी चेंज हो जाता है या डिसऑर्डर आ जाता है तो आपका करैक्टर जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर ये जो डीएनए का थ्रेड है एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन से, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हो, उससे रैप हुआ हुआ है, तो उसे आप कहते हैं ये ट्रू न्यूक्लियस है। वाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक का मीनिंग देख लेते हैं। प्रो का मीनिंग होता है बिफोर, एंड कैरियोटिक इज अगेन फ्रॉम न्यूक्लियस। ऐसे सारे सेल्स जो कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले थे। इट मीन्स कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसे आप कहते हो ये प्रोकैरियोटिक है। एक चीज याद रखिएगा कि ये भी यूकैरियोटिक सेल है और ये भी सेल है, लेकिन इन दोनों सेल्स को आपने डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं। ये यूकैरियोटिक है और ये प्रोकैरियोटिक है। और ये मैंने 3 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं किसी भी सेल के, कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए, न्यूक्लियस भी होना चाहिए, साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, हम कह रहे हैं कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो अगर आप कह रहे हो कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या आप इसको सेल कह सकते हो? ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो हम इसे सेल क्यों कह रहे हैं। हमने बोला कि न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे आपने डीएनए बोला है, और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर सेगमेंटेशन हुई है, जो कि सेगमेंट्स आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 4 सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। इट मीन्स कि हमने 4 जीन्स ड्रॉ की हुई हैं। ठीक है, ओके। अब ये जो 4 जीन्स हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं, ये बेसिकली डीएनए के ऊपर प्रेजेंट थी। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर था जो कि हमारी जीन्स को कंट्रोल कर रहा था, वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रैप नहीं हुआ इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल तो है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। डीएनए क्या है? वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज इसके ऊपर जीन्स होती हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे आप डीएनए कह रहे हो, जो कि आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन इस डीएनए को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रैप कर रही होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, वो प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का सबसे आउटर कवर होता है। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे आपने डीएनए बोला था, वो एनक्लोज हुआ होता है। ओके, अगर आप यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस लिखते हैं तो दोनों के अंदर आपने 3 डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट डिफरेंस आप बताएंगे कि इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, या ट्रू न्यूक्लियस अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल आपको भी मैंने बताया, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम डीएनए की बात कर रहे हैं। और डीएनए क्या है? वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जिसके अंदर सेगमेंटेशन है, और ये सेगमेंट्स आपके करैक्टर को कंट्रोल करते हैं। और हर वो एक सेगमेंट जो कि आपके एक करैक्टर को कंट्रोल करता है उसे आप जीन कहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने इसकी एग्जाम्पल ली थी, तो ये वाला जो एक सेगमेंट है ये आपकी इंटेलिजेंस को, सेकंड करैक्टर आपकी हाइट को, थर्ड जो सेगमेंट है आपकी स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो हर एक जो सेगमेंट आपकी करैक्टर्स को कंट्रोल करता है उसे आप जीन कहते हो। तो आप कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जिसे आप डीएनए कहते हैं इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस केस में आप कह सकते हैं कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, या आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो इसके अंदर है ना, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से रैप नहीं हो रहा होता, तो इससे आप कह सकते हो कि डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट बाउंडेड बाय
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, सो सेकेंड जो डिफरेंस आप बताएंगे वो ये है कि यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस ये है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक यूकैरियोटिक सेल ड्रॉ किया हुआ है, ये उसका न्यूक्लियस है। मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स कि यहाँ पे अगर एक न्यूक्लियस के अलावा कोई और ऑर्गेनेली है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है या गोल्जी एपरेटस हो सकता है। आगे जब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे सेल के ऑर्गेनेलिज की तो ये चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। तो जितने भी ऑर्गेनेलिज यूकैरियोटिक सेल के केस में प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ने इस तरह से रैप किया हुआ होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड मीन्स कि मेम्ब्रेन ने उन्हें बाउंड किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है जितने भी ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर प्रेजेंट है। और हम ये किस सेल की बात कर रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। व्हाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। इसका मीनिंग क्या है कि जितने भी ऑर्गेनेलिज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें किसी भी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ने रैप नहीं किया हुआ होता। ठीक है, अगर इस तरह से एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन रैप करेगी तो ये किसका करैक्टर है, ये यूकैरियोटिक सेल का करैक्टर है। व्हाइल इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कोई भी इस तरह की एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज को रैप नहीं कर रही होती है और ये प्रोकैरियोटिक सेल का करैक्टर होता है। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, इनके अंदर कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि ऑर्गेनेलिज को रैप कर सकती है वो एब्सेंट होती है। इसीलिए इनका जो डीएनए है वो एज सच नेकेड पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो किसी भी चीज से रैप नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये दो बेसिक डिफरेंसेस थे यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। पहला आप ये बता सकते हैं कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस है। ट्रू न्यूक्लियस मींस कि इनके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि डीएनए को रैप कर रही होगी, एनक्लोज कर रही होगी। यहाँ पे भी आपने ये चीज बताई कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। ट्रू न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि डीएनए को रैप कर सकती है वो एब्सेंट है। ठीक है, और ये जो डीएनए है ये एज सच नेकेड पड़ा होता है। वाइल इन केस ऑफ अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनेलिज की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा जितने ऑर्गेनेलिज हैं उनको भी मेम्ब्रेन ने रैप किया हुआ होता है। वाइल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे उन्हें एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन रैप नहीं कर रही होती है, वो एज सच नेकेड पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये दो डिफरेंसेस बताने के बाद आपने जो थर्ड काम करना है वो इसकी एग्जांपल कोड कर दें और यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल जो है वो आप ह्यूमंस की दे दें या फिर किसी भी एनिमल और प्लांट सेल की आप कोड कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप बैक्टीरिया की एग्जांपल कोड कर दें। ओके, सो ये बेटे आज का आपका लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने सेल का इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद हमने उसके कुछ साइंटिस्ट देखे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। और थर्ड चीज़ जो हमने देखी थी वो है इसके कंपोनेंट्स के सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप इसको सेल कहते हो। अगर ये नहीं होगी तो वो सेल की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि सेल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, वो यूकैरियोटिक हो सकते हैं या वो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर डिटेल जो है जो ऑर्गेनेलिज हैं वो इंशाल्लाह फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट आप दोबारा पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।